दामिनी ने रिपोर्ट लिखवा दी और मैं खुद हॉस्पिटल में जाकर मैंने मुआयना किया है। अब रंजीत का बचना मुश्किल है। ये तो जगदीश बाबू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उनकी इज्जत पे बन आई। कोई उपाय लगाकर इस मामले को कुछ दिन लटकाते रहो। फेस्टिवल किसी किसी दिन आता है और उसके लिए इंतजार करते हैं ना। इंतजार ही तो कर रहा हूँ। तो भरोसा करो, फेस्टिवल तो आता ही है ना। सच कह रही हो दामिनी। हाँ, ये किसान बहनों और भाइयों का एक समूह होगा जो कृषि उत्पादन कार्यों में लगा होगा और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाएगा। एक समूह बनाकर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बेटा ये एफपीओ क्या क्या करता है? किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ जो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़ी तमाम गतिविधियों को चलाता है। ऐसे में एफपीओ से जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे तमाम उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। इस समय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके जरिए अब तक देश में 5000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हो चुका है। दीदी ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, इस बारे में तो मुझे जानकारी ही नहीं थी। अब तो जानकारी हो गई ना। बेटा ये बताओ कि इन बिचौलियों से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए चाचा जी, अगर अकेला किसान बहन भाई अपनी पैदावार को बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान बहनों और भाइयों को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होंगे। अभी कितनी किसान कंपनियां हैं? एफपीओ का गठन और बढ़ावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक काम कर रहे हैं। दोनों संस्थाओं को मिलाकर करीब 5000 एफपीओ रजिस्टर्ड हैं और हाँ, सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। अच्छा, इस कृषि उत्पादक संगठन जो है वो हमारे किसान भाई बहनों के लिए कितना खास है? हाँ, एफपीओ से छोटे सीमांत और भूमिहीन किसान बहनों और भाइयों को मदद मिलेगी। एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे ताकि प्रौद्योगिक निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और हाँ, उनकी आजीविका भी बहुत तेजी से बढ़ सके। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या देश में लगभग 86% है, जिनके पास औसतन 1.1 हेक्टेयर से कम जोत है। ये एफपीओ बनाने के लिए कितने किसानों की जरूरत होगी? अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में हो रहा है तो कम से कम इससे 300 किसान जुड़े होने चाहिए, यानी एक बोर्ड मेंबर पर कम से कम 30 लोग सामान्य सदस्य हो। और हाँ, पहले 1000 थे। पहाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी के साथ
100 किसान बहनों और भाइयों का जुड़ना जरूरी है। उन्हें कंपनी का फायदा मिल रहा हो। अच्छा दीदी, क्या कोई एजेंसी इसमें निगरानी भी करती है कि एफपीओ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर रेटिंग करेगी। उसके आधार पर ही ग्रांट मिलेगी। बिजनेस प्लान देखा जाएगा कि कंपनी किस किसान बहनों और भाइयों को फायदा दे रही है। वो किसान बहनों और भाइयों के उत्पाद का मार्केट उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं। तो सरकार क्या कुछ आर्थिक सहायता देती है? किसान बहनों और भाइयों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पीएम किसान एफपीओ योजना 2020 को शुरू की गई है। इस योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना है। सरकार की कितनी लाभकारी योजना है किसान भाइयों और बहनों को सशक्त बनाने के लिए। बस एक बार इसे अपनाने की जरूरत है। इसके बाद किसी भी किसान भाई बहन को जीवन के अंत के बारे में सोचना नहीं होगा, बल्कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। दीदी, अभी तो आपसे मुझे कृषि संबंधी कई योजनाओं की जानकारी भी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे नोट्स भी भेज देंगी। थैंक यू दीदी। डिम्पी, मेरा तो अब इस माहौल में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तुझे पता है, लोग हमें इस नजर से देखते हैं मानो हम किसी दुश्मन देश से आए हों। सच कह रही हो मम्मी। अजय को ही देख लो, मुझ जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की से कोई एडवाइस नहीं लेगा। जब देखो तब उस दामिनी के पीछे भागता रहता है। पता नहीं इन सबको हमसे प्रॉब्लम क्या है। अरे प्रॉब्लम ये है कि सब मन ही मन जलते हैं हमसे। सामने तो कुछ कर नहीं सकते, तो पीछे से खुंदक निकालते हैं। ये सब हमारे काम में अड़चन डालने लगे हैं। इन सब के पीछे वो अरविंद है। नहीं पापा, इन सब के पीछे वो अरविंद अंकल नहीं है। इन सब के लीडर तो वो दामिनी है। वही सबको बरगलाती है। मैं तो कहती हूँ अगर उसका पत्ता कट हो जाए तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। चुप कर डिम्पी, तू भी अपने डैडी की जैसी बातें करने लगी है। ये तो और भी अच्छी बात है दीदी, मेरी भांजी भी शेरनी की तरह दहाड़ेगी। शेर के घर में गीदड़ नहीं पैदा होते हैं। आप टेंशन मत लो डैडी, आपकी बेटी अकेले ही सबका बैंड बजा देगी। मोगैम्बो खुश हुआ, मेरी बेटी मेरे नाम का पताका लहराएगी। यस डैडी, आपकी तरह मेरा भी सेम स्लोगन है, जो चाहिए उसे छीन लो। नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये हुई ना बात। जीजा जी, अब आप बेफिक्र होकर दिल्ली जा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि दिल्ली जाके अपना बिजनेस संभाल लूं। वैसे भी दिल्ली गए बहुत दिन हो गए। ये शॉपिंग मॉल का मामला लंबा लटक सकता है, और कोर्ट कचहरी में मामला गया तो समझो कि लगा 10 साल। तो क्या शॉपिंग मॉल बनाना बंद कर देंगे? इम्पॉसिबल। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता मामा जी। अरे तुम भी ना, अपने मामा पे भरोसा नहीं है। महाभारत में वो शकुनी मामा भी इतनी बड़ी बड़ी फेंकते थे। डिम्पी जी, रंजीत चौसर नहीं बल्कि बंदूक से खेलता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जगदीश राज के कदम एक बार चल पड़े तो चल पड़े, वापस लौटते नहीं हैं। बिना मंजिल पाए लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अरे हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, वहां दिल्ली का बिजनेस एक बार देखना पड़ेगा। तब तक रंजीत यहाँ का काम संभाल लेगा। अरे जीजाजी आप बेफिक्र होकर जाइए, रंजीत इन गांव वाले से अकेले ही निपट लेगा। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता मामा जी। अरे तुम भी ना, अपने मामा पे भरोसा नहीं है? महाभारत में वो शकुनी मामा भी इतनी बड़ी बड़ी फेंकते थे। डिम्पी जी, रंजीत चौसर नहीं बल्कि बंदूक से खेलता है। अपने दुश्मनों को अकेला ही ऊपर पहुंचा दूंगा। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर दो। ये केवल सिरफिरे जैसी बातें ही नहीं करता बल्कि काम भी करता है। यूं हमेशा मारपीट करने से ना कार्य सिद्ध नहीं होते। अच्छा दीदी सॉरी, बिना आपसे पूछे कोई काम नहीं करूंगा, ठीक? ये वादा तो तुम कई बार कर चुके हो, पर हर बार तुम्हारा वादा झूठा निकलता है। आखिर भाई तो तुम्हारा ही है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम दीदी हो ना इसकी। तो आप भी तो जीजा हो। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। दीदी साला पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो आप लोग। मतलब की बात करो ना। मतलब की बात यह है कि यहाँ कानूनी झमेला शुरू हो गया है। यहाँ पे समय लगेगा। मैं दिल्ली का काम संभालता हूँ, तुम लोग यहाँ संभालो। आप निश्चिंत होके जाइए, हम लोग यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। जीजा जी देखिएगा, यहाँ रखकर सारा काम ऐसे संभालूंगा कि आप अपने साले पे गर्व करेंगे। अरे वो तो समय बताएगा कि गर्व करूंगा कि निकाल के जूता दौड़ाऊंगा तेरे को। जूता लेके मारूंगा? अरे मेरा भाई है वो, किसकी मजाल है जो उसे जूता लेकर मारे? अरे दीदी ये तो जीजा जी का प्यार है। जीजा जी मुझे बहुत चाहते हैं, है ना जीजा जी? साला पक्का साला ही है, कुछ भी कह लो, अपनी दीदी का घर छोड़कर जाने वाला नहीं है। क्या सोच रहे हैं जीजा जी? आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। हाँ वो तो है। तेरी दीदी शादी में तेरे जैसा नमूना दहेज में लेकर आएगी, ये मुझे पता नहीं था। आप जरूर मेरे भाई के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। गलतफहमी की दवा तो हकीम सुलेमान के पास भी नहीं है। अब मैं तुम्हारा शक कैसे दूर करूं? ठीक है मैं चलता हूं, थोड़ा फ्रेश होता हूं। हाँ रंजीत, तू अपने जीजा जी की बात का बुरा मत मानना, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हम सब है ना साथ में, तू चिंता मत कर। सुनिए, घर पे कोई है? कोई है घर में? नमस्ते। जी नमस्ते। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मेरा नाम सानिया है। ये गोविंद भाई का घर है ना? जी उन्हीं का घर है। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, आप बाद में आइएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे विनती है, मुझे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज उन्हें बुला दीजिए। हाँ आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ उनको। आप कौन है? आप मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जी मेरा नाम सानिया है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मुझे आपके बारे में सब पता है, लेकिन आपसे कुछ बात करनी है।
क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आपको क्या बात करनी है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। हम लोग मिलके ही तो समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे ना। आपको पता है हम किसान भाइयों बहनों को यहाँ से अनाज मंडी तक पहुँचाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पता है मुझे, लेकिन सरकार ने बहुत सी सुविधाएं कर दी है, जिसकी वजह से ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी। लेकिन आप अपनी समस्याएं बताएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। पहले अनाज को बोना, कटाई, सफाई और अनाज को मंडी तक पहुंचाना कितना मुश्किल काम है। और उसको बेचने के लिए घंटों तक लंबा लाइन लगाना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर सही कीमत ना मिले तो हम करें भी क्या? अब आपको तो अनाज बेचने के लिए मंडी तक भी जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सही जानकारी की। अब तो सारा काम ऑनलाइन ही हो जाता है। और तो और अनाज घर से ले जाने की भी सुविधा है। हम किसान भाइयों बहनों के लिए कितनी सारी सुविधाएं हैं, हमको तो पता भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुश्किलों में हम एक दूसरे के काम आए। सरकार ने बहुत सी सुविधा दी हुई है और आपको इस बारे में विस्तार से जानना है तो आप पंचायत ऑफिस जाके पूरी जानकारियां ले सकते हैं और इनका लाभ भी उठा सकते हैं। देखिए ना, बातों बातों में कितना समय बीत गया। मुझे और भी लोगों से मिलना है। मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी जानकारी देके गई है। लगता है मेरा नामकरण करने वाला पंडित कुछ ज्यादा ही होशियार था। वो तो है, पर कभी कभी जो ज्यादा होशियारी दिखाता है गड्ढे में भी वही गिरता है ना? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जीजा जी के यहां से जाते ही वो दुम हिलाने वाला इंस्पेक्टर भी भौंकने लगा है। वो हुकुम सिंह ऐसे बात कर रहा है जैसे बॉस वही बन गया। सबके पर निकल आए और सबको ये नहीं पता कि रंजीत वो शेर है जो इन सब पर अकेला ही भारी पड़ेगा। रंजीत, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? तुम्हें भी अपने जीजा जी की तरह बीमारी लगी है क्या अकेले में बड़बड़ाने की? नहीं, दीदी को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, वरना वो और भी परेशान हो जाएंगी। अरे रंजीत, तो कुछ बोलोगे भी कि ऐसे ही खड़े रहोगे? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं बस यूं ही टहल रहा था। जीजा जी के जाने से सब कुछ कितना बदल गया ना। हाँ रंजीत, ये तो तू सही कह रहा है। तेरे जीजा जी के जाने के बाद सब बदल गया। घर का माहौल भी एकदम बदल गया है। घर का ही नहीं दीदी, गांव का, पुलिस स्टेशन, या यूं कहें कि दुनिया ही बदल गई है। ये रंजीत बोल क्या रहा है? कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? क्या हुआ दीदी? नहीं, कुछ नहीं। अब आप क्यों सोच में पड़ गई? अरे आपका भाई अकेला ही नदी की धार मोड़ने में सक्षम है। पर रंजीत, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि नदी किधर और कहाँ उल्टी धारा में बह रही है। दीदी ये आप नहीं समझेंगी, लेकिन रंजीत सबको सीधा कर देगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आपने तो सबको सीधा करने का ठेका जो लिया हुआ है। बकरा कब तक खैर मनाएगा?
आप अपनी ये आदतें बदल डालो वरना पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। डिम्पी चुप, बहुत हो गया अब तुम्हारा। अरे जो मुंह में आता बक देती हो। तुम्हारी गलतियां मैंने पहले भी बहुत नजरअंदाज की हैं, लेकिन अब और नहीं। मम्मी, गलती तो आपके भाई ने की है। पहले माधव को पीटा और फिर अजय को पीट दिया। इनकी गलती नहीं है क्या? डिम्पी, तुम अभी नहीं समझोगी। इस दुनिया में सीधे आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर हमें इस गांव पे अपनी हुकूमत करनी है तो टेढ़ा बनना ही पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। रंजीत, जो तेरे मतलब की बात थी उसका उदाहरण तो बड़ी जल्दी से दे दिया तुमने। रामचरितमानस में और भी बहुत बातें लिखी हैं, उन पर तो कभी गौर नहीं किया। दीदी, संसार में इधर उधर बहुत सारा खजाना पड़ा है, जो आपके मतलब का हो उसे चुन लेना चाहिए। मतलब ही तो आप भी हो मामा जी। आपने अपने मतलब के लिए मेरे अजय पर हाथ उठा दिया। डिम्पी, तुम बहुत भोली हो। उस अजय को अब तक नहीं जान पाई? अरे वो उस दामिनी के पीछे दुम हिलाता रहता है, उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मामा जी, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है और आज के बाद मेरे अजय के बारे में बात नहीं करेंगे आप, समझे? देखा दीदी, ये लड़की आंख बंद किए हुए, सच्चाई इसको दिख ही नहीं रही। रंजीत, तू उसे उसके हाल पर छोड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है, अलग ही संसार होता है। पर दीदी, जिस दिन ये खुमार उसके सर से उतरेगा वो बहुत रोएगी। मैंने अजय को इसलिए भी मारा कि वो मेरी भांजी के बजाय उस 2 टकी की दामिनी के पीछे पड़ा था। जाने क्या समझता अपने आप को। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है रंजीत। यहाँ फ्री हैं लोग, सभी अपने आप को देश का राजा समझते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। दीदी, कभी कभी आप ऐसी ऊंची ऊंची बातें करने लगती हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि आप मेरी दीदी हैं। और कभी कभी तू ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि मुझे सोचना पड़ जाता है तू मेरा ही भाई है। ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। ये अजय था जो गांव वालों को जमीन देने के लिए मना करता था, पर मैं तो कहता हूँ उसकी बोलती पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। ना रहता बांस, ना बजती बांस। अरे जरा सा मारा तो जीजा जितना नाराज हो गए। अगर ठोक देता तो मेरी शामत आ जाती। अरे यही तो तुम्हारे जीजा जी नहीं जानते, वो उनको गुड़ भी खाना है और गुलगुले से परहेज करते हैं। ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि शराफत से कोई आदमी अमीर बना। सच कहूं, मेरा तो मन ही उखड़ गया था। मैं तो अपने घर जाने वाला था, मगर फिर जीजा जी दिल्ली चले गए और यहाँ का सारा काम मुझे सौंप गए, इसीलिए रुकना पड़ा। देखना अब सारा रुका हुआ काम हम कैसे फटाफट करते हैं। हम दोनों मिलकर गांव पे हुक्म चलाएंगे। अरे आपका तो नाम ही हुक्म सिंह है, मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो हुक्म भी चलता रहेगा। लगता है मेरा नामकरण करने वाला पंडित कुछ ज्यादा ही होशियार था। वो तो है, पर कभी कभी जो ज्यादा होशियारी दिखाता है गड्ढे में भी वही गिरता है ना? अरे मैं आपकी नहीं, आपके उस पंडित की बात कर रहा हूँ। एक बात कहूँ रंजीत बाबू, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जीजा जी के आने से पहले जमीन का सारा लफड़ा निपटा दूं। एक बार मॉल का काम शुरू हो गया तो जीजा जी भी खुश हो जाएंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि रंजीत भी बहुत काम का आदमी है। हाँ, ये तो सच है कि आदमी अपने काम से ही जाना जाता है। पर एक बात बताओ, जगदीश बाबू तो यहाँ है नहीं, तो फिर पैसा कौन देगा? और पैसे के बिना तो सारा काम रुक जाता है। अगर जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो पैसा भी मेरे हाथ से ही दिया जाएगा। फिर तो अति उत्तम, महफिल जम जाएंगी जहां मिल जाएंगे दो यार। हुकुम सिंह जी किस ख्याल में है? मैं यहाँ महफिल सजाने नहीं, काम पूरा करने की बात कर रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर किसान बहन भाइयों का सारा साइन किया हुआ पेपर मुझे मिल जाना चाहिए, वरना आपको भी पता है कि रंजीत के हाथों में खुजली बड़ी जल्दी होती है। अरे रंजीत बाबू क्या बात करते हो आप, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी?
पैसे का टुकड़ा दिखाओ और बड़ा मॉल बनाओ। तुम्हारे जीजा जी भी देखे कि मेरा साला कितना काबिल है। तो फिर मैं ये काम पक्का समझूं? कहीं ऐसा ना हो कि आप बातों की पुड़िया देकर फिर से गायब हो जाएं। क्या बात करते हो रंजीत बाबू, मीठा बस मुझे दिख भर जाए फिर तो चींटी के माफिक उसको दबा लेता हूँ। आपको मीठा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस जमीन दिलाने का वादा आपका है। वादा निभाओ, मीठा खाओ। ये हुई ना बात। अब देखना चिमटी बजाते ही ये काम कैसे करवाता हूँ। पेपर पर साइन तो मैं इन लोगों को बेवकूफ बनाकर पहले ही करवा चुका हूँ। बस एक बार इनके साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर पेपर पे साइन करवाना। तो मैं चलूं? 1-2 दिन में काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा रंजीत बाबू, 101% हो जाएगा। ठीक है। ये बड़बोला है, होश में जोश खो बैठता है। इससे माल निकाला जा सकता है। इसका जीजा तो काइया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा थोड़े आता है। चलो, इसको काम सौंपा है तो समझो छीका मेरे भाग से टूटा। झुंड में गीदड़ भी शेर होता है। जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना तुमको ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी। बदतमीजी किसको भारी पड़ेगी वो तो वक्त बताएगा। अभी तो यहां से निकल। रंजीत, अपने को भगवान समझने की भूल मत करो। आपका घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन तुम्हारा भी अंत हो सकता है। तो अब तू मुझे धमकी देगा? नहीं, राह दिखा रहा हूं। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।